कैसा लगता अगर आपको भारत में कहीं जाने के लिए वीजा लगवाना पड़ता? कश्मीर, हैदराबाद या जयपुर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती। अगर हमारा भारत एक देश नहीं होता, 28-30 अलग अलग देश होते, तो कैसा लगता? दुनिया भर के देश अपनी अलग अलग भाषाएं, अपनी अलग अलग संस्कृति की वजह से बने, लेकिन हमारे यहाँ सैकड़ों भाषाएं हैं, बोलियां हैं, हर तरह के कल्चर हैं। यहाँ हम एक दूसरे के लिए सपने देखते हैं, साथ में गीत गाते हैं, त्योहार मनाते हैं। इसलिए हमारा देश दुनिया भर में सबसे अलग है और इसका कोर है एक्सेप्टेंस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता। कौन है वो जिसकी वजह से आज पूरे भारत का एक झंडा है, एक संविधान है, जो एकता आज हमारी पहचान है? उसे हासिल करने वाले महापुरुष का ये स्थान है। (1947) में जब हम आजाद हुए तब 565 ऐसे रियासतें थी जो टूट के अलग हो सकती थी, और तब पेशे से वकील और राजनीतिक कौशल के माहिर सरदार पटेल ने बिना समय गवाए एक एक कर सभी रियासतों के राजाओं से मुलाकात की, उन्हें समझाया और उन्हें साथ जोड़ते हुए भारत के नक्शे को आज का आकार दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो हैं जिन्होंने आजाद भारत का पहला अध्याय लिखा, वो अध्याय जिसमें यह देश अनेकता के बाद भी एक हुआ। आजादी के 75 साल बाद देश के इस योद्धा को उनका स्थान देने के बारे में सोचा गया जिसके वो सही हकदार थे, और स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी कमान संभाली। देश इतना बड़ा, इतनी बड़ी आबादी, इतने हजारों वर्ष साल उसकी विरासत और उसकी एकता की बात क्या 2-4 शब्दों में कह देंगे? 2-4 मूर्तियां खड़ी करके कर देंगे? जी नहीं। सरदार साहब का सम्मान विश्व में सबसे बड़ा होना चाहिए, ये मेरे मन में जरूर था, लेकिन साथ साथ ये भी था कि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहां एक जीवंत संदेश होगा, अविरत विचारों का प्रभाव बहता रहेगा, और ये अपने आप में देश की एकता का तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। एकता नगर को एक स्थल के रूप में चुना गया ताकि स्थानीय पृष्ठभूमि का विकास हो सके और साथ ही स्थानीय आदिवासी जनसंख्या का विकास हो सके, और ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये एक ऐसा स्थल बने कि भविष्य के प्रतिरूप के लिए एक प्रतिष्ठित आदर्श प्रतिमा बन जाए। किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार तब होता है जब आपके पास इस प्रकार की ऐतिहासिक संरचनाएं हो या लैंडमार्क डेवलपमेंट हो। जब आप एक पर्यटक स्थल बनाते हैं तो वहाँ कई और चीजें होती हैं जिन्हें लोग देख रहे होते हैं, वो केवल मूर्ति देखने के लिए नहीं आते। तो एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी, उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चारों तरफ एक इंटीग्रेटेड टूरिस्ट सर्किट बनाने की उन्होंने परिकल्पना की, और वो टूरिस्ट सर्किट जो है उसकी वजह से वहां हजारों काम धंधे रोजगार उसके अंदर अभिवृद्धि हुई। एक तरह से यदि आप सोचें तो ये हमारी इस पीढ़ी के सबसे महान नेता के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान नेता को समर्पण था। ये सरदार स्मारक विश्व भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज हिंदुस्तान में ताजमहल देखने के लिए यात्री आते हैं, अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए दुनिया भर से यात्री आते हैं, फ्रांस का टावर देखने के लिए दुनिया भर के यात्री आते हैं। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं पूरे विश्व का एक प्रवासन धाम बने और यहां आने वाला देखे कि भारत में ऐसे महापुरुष भी हुआ करते थे। प्रण तो ले लिया गया था, लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री पहले इसे किसी ऊंचे पर्वत पर उकेरना चाहते थे, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी का भरोसा नहीं था, और तब नर्मदा नदी के अंदर स्थित साधुपे द्वीप पर इसे स्थापित करने की योजना बनाई, सरदार सरोवर बांध के ठीक सामने।
ये जो डैम है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ड्रीम थी, उनकी परिकल्पना थी, उनका विचार था। उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता और इस प्रकार की परियोजनाओं का प्रभाव देखने की दूरदर्शिता के कारण उन्होंने अकेले ही ये सुनिश्चित किया कि ये बांध बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप गुजरात राज्य के लिए ये अत्यधिक समृद्धि का सबब बना। इसलिए ये कहना उचित है कि ये बांध स्वयं में ही एक महत्वपूर्ण और एक पवित्र स्थल है। आज गुजरात की आधी जनसंख्या सरदार सरोवर का पानी पी रही है, इसलिए देखा जाए तो सरदार सरोवर गुजरात की जीवन रेखा है। नर्मदा नदी सबसे प्राचीन नदी है। अब सोचिए इतने लाखों साल पुरानी नदी में उपस्थित चट्टान का ये द्रव्यमान, सोचिए ये कितना मजबूत होगा। इसलिए हमने विभिन्न दिशाओं में 52 वर्टिकल बोरहोल्स ड्रिल किए पहाड़ की मजबूती की जांच के लिए, और वो काफी मजबूत था। दुनिया के ऊंचे स्टैचूज में जहां क्राइस्ट द रिडीमर की ऊंचाई 39.6 मीटर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की 93 मीटर, जापान के उशिको दाइबुत्सु के 120 मीटर और तब तक के सबसे ऊंचे स्टैच्यू चाइना के स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की ऊंचाई 153 मीटर थी। वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इससे 29 मीटर ज्यादा यानी कि 182 मीटर का बनना था। 182 मीटर की ऊंचाई का ख्याल भी विधानसभा में बहुमत की वजह से आया, क्योंकि राज्य विधानसभा में गुजरात की कुल सीटों की संख्या भी यही है। एक प्रकार से ये गुजरात के पुत्र को नमन करने की चिंतनशील भावना को भी अच्छे से दर्शाता है। ऊंचे स्टैच्यूज में एक कॉमन बात यह मिलेगी कि सभी की डिजाइनिंग में पैरों को कवर किया गया है, जिससे स्टैच्यू का बेस बड़ा और चौड़ा यानी मजबूत हो सके। दुनिया भर में ऊंचे स्टैच्यूज बनाने का ये एक आम तरीका है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आम नहीं बल्कि खास बनाना था। दुनिया में कोई और मूर्ति ऐसी नहीं है जिसके पैर और टखने दिखाए गए हों। हम सरदार जी की प्रतिमा को चलते हुए दिखाना चाहते थे। दोनों पैरों का आगे पीछे होना जरूरी था। एक किसान होने के नाते वो एक ऊंची धोती पहना करते थे, इसलिए उनके टखनों को दिखाना जरूरी था। ये हमारे लिए एक अनोखा चैलेंज था। लेकिन 182 मीटर की ऊंचाई पे खतरा हर चीज का था, फिर चाहे वो लगातार चलती तेज हवा हो या मूसलाधार बारिश, गर्मियों की चुभती धूप हो या एक झटके में इमारतों को धराशायी कर सकने वाला भूकंप। मुश्किलें कई सारी थी। ये एरिया एक खास विंड जोन में आता है। हवा की गति 39 मीटर प्रति सेकंड यानी कि लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। लेकिन इस स्टैच्यू का डिजाइन 180 किलोमीटर विंड स्पीड भी झेल सकता है। स्टैच्यू किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकता है। देखने में लगेगा कि ये स्टैच्यू एक ड्रम के ऊपर खड़ा है, लेकिन इसका वास्तविक आधार जमीन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार सीस्मिक जोन के हिसाब से ये जोन 3 एरिया का था, लेकिन हमने इसे जोन 4 के लिए डिजाइन किया है। इसलिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये स्टैच्यू सैकड़ों सालों तक ऐसे ही अपने पैरों पर खड़ा रहेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए समय सीमा तय की गई सिर्फ 42 महीने की, और निर्माण की जिम्मेदारी मिली देश के सबसे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो को। अब इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी स्केल की, क्योंकि स्केल लगभग हमारे शरीर के आकार से 100 गुना बड़ा होता है, और सबसे बड़ी चुनौती तो ये इंजीनियर के लिए थी। लेकिन सौभाग्य से हमारे पास राम सुतार थे। सरदार पटेल एक काल्पनिक किरदार नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, इसीलिए उनकी प्रतिभा बनाना और भी कई ज्यादा कठिन था। चेहरे या हाव भाव में जरा से भी चूक हो तो एक बड़ी नाराजगी का कारण बन सकता था। जरूरत थी एक ऐसे कलाकार की जिसके हाथों में किसी भी मुहूर्त में जान फूंक देने की कला हो। दुनिया में 2 आदमी की जरूरत होती है, एक कल्पना करने वाला और वो प्रैक्टिकली काम करने वाला। तो कल्पना की है मोदी जी ने, और हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रतिमा के लिए लंबे समय तक अध्ययन चला। पूरे देश से जितने भी उनके पोज थे, फोटोग्राफ थे, उनका शिल्प था, वो सब बुलाया गया, सब लाया गया। हमने सैकड़ों और हजारों फोटोग्राफ को देखा और जांचा
तो लगभग 1 वर्ष के समय तक प्रोजेक्ट के विचार के विभिन्न स्तरों पर, उदाहरण के लिए पहली प्रतिकृति एक छोटी प्रतिकृति थी। हम बस उसे लोगों के पास ले गए, उसे दिखाकर हमने सबको ये कहा कि ये हमारी सोच है, ऐसा हम सोचते हैं, और फिर हमने वो बनाया जिसे शिल्पकार द्वारा बनाई गई इस प्रकार के प्रोजेक्ट की लघुकृति कहा जाता है। एक लघुकृति 30 फीट ऊंची है, जिसकी स्थापना वर्तमान में गांधीनगर में की गई है। आजादी के आंदोलन में सरदार साहब का बड़ा योगदान था देश के गांव को जगाना, देश के किसानों को जगाना। और इसीलिए मेरे मन में विचार आया था, मैं हिंदुस्तान के 6 लाख से अधिक गांवों में खेत में औजार के रूप में जो उपयोग में आने वाला लोहा है, वैसा हर गांव से एक लोहे का औजार पुराना उपयोग किया हुआ, मां भारती के साथ जिसका नाता रहा है, ऐसा लोहे का औजार उसको लाऊंगा, उसको मेल्ट करूंगा और इस प्रतिमा में उसका कहीं न कहीं उपयोग करूंगा। दूसरा मेरे मन में था कि हिंदुस्तान के हर कोने से मिट्टी लाऊंगा, उस मिट्टी को भी इसके साथ जोड़ूंगा, यानी निर्माण में भी एकता, देश के हर कोने की ओनरशिप, हर कोने की भागीदारी, हर कोने को उसमें जोड़ना, ये भी उसके निर्माण कार्य से जुड़ा। इसमें हमारे पास 1,69,000 और कुछ ऑड नंबर्स के बक्से थे। एक दिन मुझे बुलवाया गया, मुझे 3 चाबियां दी गई। मैंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा जो 3 गोदाम है ना, उसमें कुछ बक्से पड़े हैं, उसका लोहा निकालकर आपको इसमें इस्तेमाल करना है। 24,500 टन स्टील, 70,000 टन सीमेंट और 1,700 टन ब्रॉन्ज के इस्तेमाल से स्टैचू खड़ा किया गया। समय सीमा निश्चित थी और काम बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके नीचे बननी थी एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें एंट्रेंस म्यूजियम के साथ साथ एलिवेटर्स की भी प्लानिंग थी, जिसे यहाँ आए हुए लोग सीधा 135 मीटर ऊपर बनी व्यूइंग गैलरी तक पहुंचकर बादलों के बीच से सरदार सरोवर डैम और आसपास की खूबसूरती का मजा ले सके। इस तरह का स्मारक बनाते समय आपको इसके मेंटेनेंस को जहन में रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए एक बेहद अहम फैसला लिया गया कि हम ऐसे मटेरियल को यूज करेंगे जो नेचुरली ऑक्सीडाइज हो जाए और पैटिना को एक्वायर कर ले, जिससे हमारे लिए लंबे समय तक इसका मेंटेनेंस इकोनॉमिक हो जाएगा और हमें इसकी मेंटेनेंस में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। जमीन से आसमान को जोड़ती सरदार पटेल की ये कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत न सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू को बनाने का दम रखता है, बल्कि उसका निर्माण भी एक रिकॉर्ड तेजी से कर सकता है। 31 अक्टूबर 2018 को जैसे ही स्टैचू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन हुआ, गुजरात का ये छोटा सा इलाका एकता नगर सीधे वर्ल्ड मैप पे आ गया। मुझे आकर्षण पैदा करके अटकना नहीं था, मुझे वहां से प्रेरणा पैदा करनी थी। और इसलिए जैसे बनाने से पहले एकता का मंत्र था, बनते समय एकता का मंत्र था, बनने के बाद भी उस पूरे परिषद को भारत की एकता का तीर्थ स्थान बनाने की मेरे मन में कल्पना रही। और फिर एकता के संदेश के साथ साथ शुरू हुई एकता नगर के अस्तित्व में आने की यात्रा, एक ऐसा सिस्टम बनाने की यात्रा जिसमें यहाँ के ट्राइबल जनसंख्या को जल्द से जल्द रोजगार और बेहतर जिंदगी दोनों मिल सके। ये गुजरात के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक था और उनके पास उस स्तर की कोई शिक्षा भी नहीं थी और ना ही उस स्तर के जीवन और रोजगार की पहुंच थी और जीविका कमाने के लिए उस स्तर का रोजगार और कौशल भी नहीं था। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि इस प्रोजेक्ट को विकास, वृद्धि और समृद्धि के प्रतीक के रूप में आज और आने वाली नई पीढ़ी के लिए खड़ा किया जाना चाहिए। यहाँ के जो ट्राइबल लड़के लड़कियां, युवक युवतियां और जो यहाँ का मैन पावर का रिसोर्स है, उसको इसके अंदर साथ में लेना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बना था, तब खेत है थोड़ा, इसमें सब्जी लगा के मैं सब्जी का काम कर रही थी पहले। दूसरी कोई इनकम नहीं थी और घर में 10 लोग खाने वाले हैं तो 1 ही लोग कमाने वाले हैं। पहले तो पता भी नहीं था बोनसाई क्या है।
और धीरे धीरे प्रैक्टिस किया। एक पौधे लेकर दूसरा पौधा देखती हूँ तो इसको बॉन्साई बना दूं। तो टूरिस्ट को भी ऐसे प्रैक्टिस कर के डेमो दिखाया मैंने, ऐसे मैंने सीख लिया बॉन्साई। एकता नर्सरी के अंदर लगभग 300 बहनें सीधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार लेती हैं। जब बाहर से टूरिस्ट आते हैं तब हम थोड़े थोड़े बोलने लगे, तब हम सब बहनें हिंदी भी सीख गई और कॉन्फिडेंस आ गई, हिम्मत आ गई बोलने की। बहुत बदलाव आ गया है। जो लेडीज लोग घर से बाहर अकेली कभी नहीं जाती, अभी 2 पैसा कमा के घर में लाती है, तो बहुत इसकी तारीफ भी होती है घर में। एकता नर्सरी में बॉन्साई जैसे कई एक्सपीरियंसेस तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही मिलेगा सखी मंडल द्वारा चलाए जाने वाले एकता कैफे, जिसमें शारदा बहन जैसे ही यहाँ के कई लोकल महिलाएं पारंपरिक ट्राइबल खाने का ऐसा स्वाद परोसती हैं जो सीधा दिल में उतरता है। इस कैफे की शुरुआत हमने 4 साल पहले की थी। हम सब 40 लोग यहाँ मिलकर काम करते हैं। उन सबको मैनेज करने का काम मेरा है। बहुत सारे पर्यटक हमारे कैफे में आते हैं। इससे हमें एकजुट होकर और मेहनत से काम करने की इच्छा होती है, जिसका फल हमें अच्छा मिलता है। इससे पहले मैं अपने घर में केवल 4 लोगों के लिए खाना बनाती थी, लेकिन अब कैफे में हम 150 लोगों का खाना बनाते हैं और उन्हें खुशी खुशी खिलाते हैं। हम पर्यटकों की संख्या देखकर घबराते नहीं हैं, फिर चाहे वो 100 हो, 200 हो या 300 लोग हों। जो वहां पर आसपास में उगता है, जो मिलेट्स उगते हैं, जो वहां पर जिस तरह का चावल उगता है, जिस तरह की सब्जियां वहां पर उगती हैं, उन सब ऑर्गेनिक वस्तुओं को लेकर और वहां पर एकता कैफे के अंदर वो बहनें खाना बनाती हैं। जैसे जैसे हमारे कैफे का विकास हो रहा है, हम और औरतों को अपने साथ काम पर रखने की आशा करते हैं। जो औरतें घर बैठी हुई हैं, उन्हें भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए। हमारी तरह वो औरतें भी अपने पैरों पर खड़ी हो पाएं। हमारी तो बस यही कामना है। मुझे लगता है कि एक रोल मॉडल है जो पूरे राज्य को संपूर्णता के तौर पर पूरे समाज को दिखाना चाहिए कि एक अच्छी तरह से चलने वाली सखी मंडल किस तरह से एक पूरे समुदाय का उत्थान कर सकती है। सखी मंडल जैसे मॉडल की वजह से पूरी कम्युनिटी को फायदा पहुंच रहा था। इन महिलाओं को जीवन में पहली बार पहचान मिल रही थी, नाम मिल रहा था, और जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्होंने बाकी महिलाओं को भी प्रेरित करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि जो काम अब तक मेल डोमिनेटेड था, उन्हें भी महिलाओं ने बाखूबी करना शुरू कर दिया। मेरा नाम तड़वी मनीषा बहन है। मैं अभी ऑटो चलाती हूँ। मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। 12वीं के बाद मैंने स्टडी करना छोड़ दिया था। हमारे गांव में कुछ शिक्षक लोग आए थे, तो उन्होंने बताया कि GMR सेंटर में ट्रेनिंग चल रही है। बेसिकली जो यहाँ का उद्देश्य है वो ये है कि जो भी स्कूल ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, या तो अर्ली मैरिज हो गए हैं ऐसे फीमेल मेंबर से, तो जिनके पास कोई स्किल नहीं है और उसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड है, तो उनको हम सक्षम करते हैं थ्रू वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। हम लोग ने जो है वो प्रोग्राम डिजाइन हमारा रहता है, वो करिकुलम हम प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना जो है PMKVY, उसके मॉड्यूल्स फॉलो करते हैं और 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के अलग अलग तालीम कार्यक्रम है वो हम करवाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा प्राउड लगता है कि मैं ऐसे स्टोर की RGM हूँ जहाँ पे कि सारी लड़कियाँ काम करती है, क्योंकि ये पूरे एशिया का फर्स्ट ऑल वुमेन स्टाफ स्टोर है। ऐसी जगह पे जॉब करना बहुत मुश्किल था पहले, अभी चीजें आ गई है नहीं, तो उसकी वजह से हम लोग जॉब कर रहे हैं, अपने घर में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस गांव के अलावा कुछ नहीं देखा था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब नहीं था तो हम कभी बाहर गए भी नहीं थे। हमने कुछ वैसा बर्गर वगैरह भी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है तब से बहुत ये एकता नगर में बदलाव आ गया है। मैं पहले क्रू में थी, फिर अभी मैं प्रमोट हुई हूँ तो अभी क्रू टेनर में हूँ। जो नई लड़कियाँ ज्वाइन होती है उसमें उनको ट्रेनिंग देती हूँ।
बहुत अच्छा लगता है मैम हमें ये मैकडॉनल्ड्स में जॉब करते हुए, और हमारे घर वालों को भी बहुत प्राउड फील होता है कि हम यहाँ पे इस लेवल पे है। एक टाइम जरूर ऐसा आएगा, जैसे हम लोग अभी एक एक करके प्रमोशंस ले रहे हैं, कि हो सकता है जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरी जगह कोई लोकल ही होगा यहाँ पे जो कि इस पूरे स्टोर को मैनेज करेगा, और इसी स्टोर की जो फेस रहेगा कोई लोकल ही रहेगा। कहते हैं कि अच्छी संगत का असर हमेशा अच्छा ही पड़ता है। शायद ये दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू की अच्छी संगत का ही असर है कि यहाँ की महिलाओं के सपने भी आसमान छूने निकल चुके हैं। एकता नगर की महिलाओं ने पीछे मुड़ के देखना बंद कर दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ हेतल और आप सुन रहे हैं रेडियो यूनिटी 90 FM। जी, मेरा नाम हेतल पटेल है। मैं यहाँ पर एज अ रेडियो जॉकी काम करती हूँ। पहले तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज अ गाइड काम करती थी, फिर गाइड का काम करते करते यहाँ पर एज अ रेडियो जॉकी हमें सिलेक्ट किया गया। मैं पहले हाउसवाइफ थी, तो पहले मैं थोड़ी सहमी से रहती थी। फिर जैसे जैसे मैं एज अ गाइड काम करती थी, सब लोगों से मिलना होता है, नए नए लोगों से रोज हम मिलते थे, तो थोड़ा डर कम हुआ। इस तरह से हमें मतलब मेरे अंदर एक जो डर था वो निकल गया। तो यहाँ पर पहले जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं था, सिर्फ सरदार सरोवर डैम था और ये नर्मदा नदी थी, तो लोग काम करने के लिए बाहर जाते थे, जैसे बड़ौदा है, अहमदाबाद है या फिर कहीं और जगह पर। अब लोगों को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर, अपने गांव में यहीं पर रहकर अपना घर चला सकते हैं। कहानी का सूत्रधार अगर हम बोलते हैं, एक जगह का अगर हम सूत्रधार बोलते हैं, तो हमारे गाइड जो हैं वो एकता नगर के सूत्रधार हैं। 2018 में जब स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ, तब से मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, और इस जगह से मेरे बहुत पुराने रिलेशंस हैं, क्योंकि मैं यहीं इसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जो व्यूइंग गैलरी बनाई गई वो कुछ इस तरह से बनाई गई कि सरदार साहब का जो सपना जो उन्होंने दिल से देखा था, आप उनके दिल में खड़े होकर उस सपने को यहाँ से देख सकते हैं। व्यूइंग गैलरी से एक तो आपको दोनों तरफ का नजारा मिलता है, उसके अलावा स्टैचू किस तरह से बना है, स्टैचू हॉलो है, और स्टैचू का मेंटेनेंस किस तरह से होता है, वो भी पर्यटक देख सकते हैं। आप एग्जीबिशन एरिया पर पहुंचेंगे तो एग्जीबिशन एरिया में सबसे पहले टेक्निकल फोटोज बताए गए हैं स्टेज वाइज कि कैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ। उसी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बताई जाती है, उसके लिए हमने एक सेपरेट थिएटर बनाया हुआ है। 2018 में जब स्टैचू ऑफ यूनिटी इनॉग्रेट हुआ, तब हमने सोचा इतने पूजनीय व्यक्ति के चरणों में पुष्प अर्पण किए जाने चाहिए। अब इतनी बड़ी मूर्ति के चरणों में पुष्प अर्पण करना, यानी रोज नए फ्लावर्स कहाँ से लाएंगे, तो उस वजह से हमने एक प्लान किया कि हम यहाँ पर एक वैली ही बना देंगे, एक फ्लावर गार्डन बना देंगे। एक खूबसूरत सोच से बनी ये वैली ऑफ फ्लावर्स या भारत वन 24 एकड़ में फैली हुई एक ऐसी महकती तस्वीर है जिसे दुनिया के हर रंग के फूलों से सजाया गया। 2016 में 48,000 पौधों से शुरू हुआ ये भारत वन आज 22 लाख से भी ज्यादा पौधों को पनपने का अवसर दे रहा है। टूरिस्ट सर्किट में जब लोग आएंगे तो प्रधानमंत्री जी का यह भी विचार था कि मात्र वो 3-4 घंटे के अंदर आकर देखकर चले न जाएं, वो रुकें और तरह तरह की चीजें ऐसी बनाई जाएं जिसके अंदर सारे परिवार को कुछ न कुछ आकर्षण का मिले। इसी तरह से वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुसार एक मियावाकी फॉरेस्ट भी बनाया। अगर किसी जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है। मियावाकी फॉरेस्ट का नाम जापान के मशहूर बॉटनिस्ट डॉक्टर अकीरा मियावाकी के नाम पर आधारित है। उनके द्वारा विकसित की गई टेक्निक से पेड़ पौधों को 10 गुना तेजी से बढ़ाया और 30 गुना डेंस किया जा सकता है। इस तकनीक का फायदा उन अर्बन एरियाज के लोग उठा सकते हैं जिनके पास स्पेस तो बहुत कम है लेकिन नेचर के करीब रहने का मन बहुत ज्यादा है।
इंसान और नेचर की ऐसी ही करीबी को दिखाता है 17 एकड़ में फैला हुआ आरोग्य वन। अच्छे स्वास्थ्य की और लोगों को जागरूक करते इस वन में लगभग 80 मीटर लंबाई का एक 3 डायमेंशनल ह्यूमन फिगर बनाया गया, जिसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ऐसे वनस्पति लगाए गए हैं जो इंसान के शरीर के उस हिस्से के लिए उपयोगी हों। जहाँ एक तरफ नेचर का एक रूप यानी कि हरियाली दिखाती वैली ऑफ फ्लावर्स है, वहीं दूसरी तरफ है नेचर का दूसरा अद्भुत रूप यानी पशु पक्षियों को दिखाती केवड़िया जंगल सफारी। जो वास्तव में सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क है और एक चिड़ियाघर है, ये हमारे सबसे अच्छे आकर्षणों में से एक है। ये चिड़ियाघर स्टैचू के बाद सबसे ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जंगल सफारी, उसके लिए 200-250 एकड़ समतल जमीन की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहां अगर समतल जमीन नहीं है तो पहाड़ियों के ऊपर बना दी जाए। पहाड़ियों के ऊपर जब बनाने गए हम लोग तो हमें लगा कि ये तो अलग अलग लेवल्स की पहाड़ियां हैं। तो जंगल सफारी बनाई 7 लेवल्स में, जो 27 मीटर से 180 मीटर तक की अलग अलग ऊंचाई की पहाड़ियां हैं, उनके ऊपर इसका प्लान किया गया। यहाँ पर एनिमल्स को बड़े बड़े एनक्लोजर्स दिए गए हैं और ये इंडिया की सबसे पहली ग्लास गैलरी वाली जू है, जहाँ पर आपको एनिमल्स बहुत ही स्पेशली कार्निवोरस एनिमल्स आपको बहुत ही नजदीक से देखने मिलते हैं। जंगल सफारी के अंदर लगभग 1500 पशु पक्षी प्राणी 17 देशों से और भारत के, और उसके अंदर 100 की जितनी प्रजातियां थीं, वो पशु पक्षियों और प्राणियों को लाके बसाया। वहां पर एवियरी बनाई गई। एवियरी जियोडेसिक डोम के अंदर बनाई गई। तो जब बनाने गए तो 2 एवियरी बनाई, एक भारत के पक्षियों के लिए और एक विदेशी पक्षियों के लिए। मेरा नाम तलवी दिलीप है और अभी एसपी जू में काम करता हूँ। मैं राइनो का एक केयर टेकर हूँ। मेरा नाम सरिता बेन है और मैं केवड़िया कॉलोनी के एकता नगर वहाँ की रहने वाली हूँ। हम सभी एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, जो कि वो वाइल्ड बीस्ट हैं, वो लंबे सींगों वाले ऑडिक्स हैं, ऑस्ट्रिच हैं, वो जिराफ हैं। मुझे तो वैसे सभी पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा जिराफ। वो मेरे साथ ज्यादा रहती है, यहाँ मेरे साथ खेलती रहती है, ज्यादा दोस्ती हो गई है उसके साथ। मैं पहले एक रेस्क्यूअर था। 18 साल से मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर सांप से लेके मगर से लेके ये सब रेस्क्यू करने का काम करता था। अभी जैसे यहाँ पे ये सब आया है तो उसकी वजह से मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ दी है और मेरे को एनिमल पहले से पसंद थे। तो अभी मेरे को एनिमल के साथ रहने का मौका मिला है और सबसे बेस्ट बात तो यही है कि गुजरात में कहीं भी एनिमल्स में राइनो नहीं है और हमें राइनो जैसे एनिमल के साथ काम करने का मौका मिला है। बहुत कुछ बदल गया है, सोच भी नहीं सकती कि कितना कुछ बदल गया है मेरे जीवन में। मैं पहले कुछ नहीं करती थी, घर में थी पहले। तब मैं ट्रेनिंग में गई और वहाँ बहुत पशु पक्षियों से जो प्रेम हुआ और यहाँ आकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सरकारी नौकरी से भी ज्यादा ये नौकरी बहुत अच्छी है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ जो खुशी मिलती है वो किसी भी नौकरी या किसी भी काम में इतनी खुशी नहीं मिलती है। मेरे को यहाँ आके मेरे को एक फ्रेंड जैसा महसूस होता है। अभी ऐसा लगता है कि घर के अलावा मेरा दूसरा भी कोई फैमिली है। जिस तरह हर परिवार में बच्चों का एक विशेष महत्व होता है, वैसे ही महत्व एकता नगर में भी बच्चों को दिया गया, जब खास तौर पर उनके लिए अट्रैक्शन पॉइंट डिजाइन किए गए। फिर चाहे वो 3 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में फैली वेदों में बताए गए श्री यंत्र की तर्ज पर बनी देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया मेज गार्डन हो, या फिर स्वस्थ खान पान के फायदों को खेल कूद के साथ सिखाता हुआ चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क हो, लेकिन सबसे खास है भारतीय मूल के डायनासोर्स की दुनिया। नर्मदा वैली में खुदाई के दौरान पाया गया कि आज से लाखों साल पहले यहाँ पे
राजसरोस नर्मदेनेसिस नाम के डायनासोर्स बसते थे, जिनके रेप्लिकास को नजदीक से दिखाती है इनके बीच से दौड़ती हुई डायनो ट्रेन। यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे तो बच्चों के लिए चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क बना, बड़ों के लिए, वृद्धों के लिए आरोग्य वन बना। तो इसमें जो एडवेंचरस यूथ है उसके लिए क्या है, तो सोचा कि यहां पर एक रिवर राफ्टिंग बनाई जाए। आप कश्मीर में, लद्दाख में रिवर राफ्टिंग करके आइए, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग करके आइए और केवड़िया एकता नगर में रिवर राफ्टिंग करिए, आपको यहां पर ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि यहाँ पर फ्लो इतना फास्ट है और यहाँ पर 11 रैपिड्स हैं 5 किलोमीटर के अंदर, 1 घंटे के अंदर जो आप रोमांच का मजा लेंगे वो वहां पर दूसरी जगह 12 या 15 किलोमीटर राफ्टिंग करके नहीं आएगा। दिन में तो ऐसे हमारे कई सारे अट्रैक्शंस हैं, उसके अलावा रात को भी हम लोगों को मनोरंजन दे सकें, इसके लिए जैसे ही सूरज ढलता है, सबसे पहले स्टैचू के ऊपर ही बहुत ही सुंदर स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्शन मैपिंग होती है, लोग उसका भी मजा लेते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर हमारे पास एक ग्लो गार्डन है, जो एक खूबसूरत पार्क है, जहां पर प्राणियों की आकृतियां, साथ ही साथ वहां पर पेड़ पौधों की भी आकृतियां हैं, जो प्रकाशित होता है। इसके साथ ही संगीत का भी आनंद लिया जा सकता है। फिर हमारे पास एक बहुत ही पवित्र और सुखद एहसास देने वाली नर्मदा आरती है। यहाँ जब शाम उतरती है, पर्वत सर झुकाते हैं, आस्था का एक चिराग जलता है, श्रद्धा की एक लौ चमकती है। एकता नगर एक ऐसा अनुभव है जो कई दिनों तक इंसान के साथ रहता है। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की लैंडस्केप और यहाँ की आधुनिकता दिलों में एक ऐसा एहसास बन के ठहर जाता है जिसे भूलना नामुमकिन है। आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि 2018 से हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आ चुके हैं। टूरिस्ट को यहाँ तक आने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए बनाया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। यहाँ की कनेक्टिविटी चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से है। ऑन एन एवरेज डे हमारे यहाँ 10,000 जितना फुटफॉल रहता है। वीकेंड्स पर यह नंबर 20,000 तक भी पहुंच जाता है। और जब लंबी छुट्टी वीकेंड आता है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, दिवाली का सीजन आता है, तब आंकड़े 50,000 तक भी पहुंच जाते हैं। एकता नगर में कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इवेंट्स का आयोजन अब तक हो चुका है। फिर चाहे वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के 2022 में किया गया मिशन लाइफ हो, या फिर इनक्रेडिबल इंडिया के अंडर 2023 में विंटेज कार्स का इंटरनेशनल मोटरिंग कंपटीशन, या 2023 में ही G20 देशों के 75 से ज्यादा डेलीगेट्स के हिस्सा लेने वाले ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स। पर्यटन में लोग जो कुछ भी देखना चाहते हैं वो सब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मौजूद है। वहाँ जो कोई भी अपने मन में कुछ सोच कर जाता है, उन्हें वहाँ अपनी सोच से भी अधिक बहुत कुछ देखने को मिलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मूर्ति देख के मुझे समाधान हुआ। महाराष्ट्र में मेरा उनका साथ दर्शन हुआ है। The statue is so amazing. You can see all the engineering technology and the effort that was built in. भारतीय होने के नाते मुझे पूरा गर्व है, बहुत गर्व है। इसका कभी सोचा नहीं था कि इतना हमको देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज तो है साफ सफाई, जिसका यहाँ पूरा ख्याल रखा गया है और सब कुछ यहाँ बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित है। इस विशेष कला को देखना और जानना कि इसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है, ये वास्तव में आकर्षक है। ये स्टैच्यू बताता है कि इंडिया कहाँ पहुँचने वाला है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ये स्टैच्यू है। आप एक बार ऊपर जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज है। मेरे कुछ अंतर्राष्ट्रीय मित्र हैं जो पूछ रहे थे कि ये कहाँ का स्टैच्यू है, हमें भी इसे देखना है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और ये अविश्वसनीय है। मुझे प्रकृति पसंद है। बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे सारी लेडीज को एम्प्लॉयमेंट मिला है। सबको एक बार तो विजिट करना ही चाहिए। यहाँ पे नथिंग से इतना सारा कुछ बना रहना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ये वाकई विश्व स्तरीय है। आसमान से बात करते हुए सरदार को हम देखते हैं, तब हमें भी लगता है कि हमारा राष्ट्र
ये सर्वोत्तम है। इसने दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत बड़ा सोचने और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की क्षमता रखता है। सिर्फ जो अर्बन एरिया से आ रहे हैं उनको नहीं, बल्कि मेरे एक भाई बहन जो रूरल इंडिया से आ रहे हैं, जब वो इस प्रतिमा को देखते हैं तब अंदर फीलिंग आती है कि हमने कर दिखाया। भारत निर्माण कर सकता है, भारत कुछ ऐसा खड़ा कर सकता है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं था। तो यदि ऐसा किया जा सकता है तो फिर कुछ भी संभव है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्रीय आन बान और शान का प्रतीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के नए स्वर्ण काल का प्रतीक है। कोई श्रद्धा से आया होगा, कोई जिज्ञासा से आया होगा, कोई इतिहास को समझने के लिए आया होगा, वो कोई आर्किटेक्चर मार्वल को देखने के लिए आया होगा। जिस भी भाव से आप आए होंगे, लेकिन आए हो जाते समय श्रद्धांजलि लेकर जा रहे हो। लेकिन ये श्रद्धांजलि यहां पूर्ण नहीं होती है। सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तब सच्ची बनती है जब मैं यहां से जाने के बाद हर पल एक ही सपने के साथ ही बुनूंगा, जो सपना होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का। भारत में अलग अलग इलाके, भाषा और संप्रदाय के लोग अलग अलग रंग के उन फूलों की तरह हैं जो साथ मिलकर एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाते हैं। और फूलों की महक की तरह ही इंसानों में भी वैल्यूज की महक बसती है। वो वैल्यूज जो हमको अपने बुजुर्गों से विरासत में मिलती है। हम जाएंगे, नए लोग आएंगे, समय बदलेगा, साल बीतेंगे, लेकिन अनेकता में भी एक रहने की ये वैल्यूज हम भारतीयों के अंदर ऐसे ही टिकी रहनी चाहिए। बिल्कुल सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह, जो वक्त के मार के बाद भी साल दर साल स्थिर रहेगा और इस बात का प्रतीक बना रहेगा कि भारत की अखंडता सिर्फ कहने या सुनने की बात नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। वो सच्चाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमने संभाल के रखी है। जय हिंद।